Hello and welcome to another podcast with NEUP मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटिज्म के बारे में। आपने कई बार आसपास देखा होगा कुछ ऐसे बच्चों को जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है या बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते रहते हैं या आपकी तरफ देखे बिना बात करते हैं और लगता है कि डिफरेंटली एबल्ड हैं वो, और कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उनको भी और उनके पेरेंट्स को भी। तो इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज है हमारे साथ डॉक्टर सुधी कुलश्रेष्ठ। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, वेरी वार्म वेलकम टू यू। Thank you. And Dr. Kushresh is currently working in Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences in the PMR department. PMR का मतलब Physical Medicine and Rehabilitation. डॉक्टर सुधी कुलश्रेष्ठ पिछले 12 सालों से एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं और इनके बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल पेपर्स पब्लिश हुए हैं, बुक्स भी पब्लिश हुई हैं। She will today throw light on autism and the problems faced by autistic people और उनके पेरेंट्स सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे डील करना चाहिए। तो आज यही सारी बातें करते हैं हम लोग। ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग दैट आई रेड कि जो मदर्स होती हैं ऑटिस्टिक बच्चों की, दे आर सुपर हीरोज़, और जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें सुपर पावर्स होती हैं। सो दीज सुपर हीरोज़ दे आर वर्किंग ऑन द सुपर पावर्स ऑफ देयर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। लेट अस talk to Dr. Sudhi Kulshrestha about the autism and the problems. World Autism Awareness Day celebrate किया जाता है 2 अप्रैल को शायद। तो जिसमें ऑटिज्म क्या है और इसे शायद कुछ स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, वर्ल्ड आई मीन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सो व्हाट इज इट स्पेक्ट्रम एंड व्हाट एक्चुअली ऑटिज्म इज? Autism is basically neurodevelopmental disorder है, जिसमें कि we have ब्रेन की ग्रोथ जो है पूरी तरह से नहीं हो पाती है, पूरा विकास नहीं कर पाता है, एंड उसमें बहुत सारी कंडीशंस इंक्लूड होती हैं। इट्स नॉट ओनली वन कंडीशन और वन डिजीज और अ डिसऑर्डर, इट इंक्लूड्स मेनी टर्म्स इनसाइड। फॉर एग्जांपल दे हैव प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, जो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं इन बच्चों में, कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, देन आई कांटेक्ट का इशू होता है, सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग दोनों में प्रॉब्लम होता है। सो काफी सारी प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करने के लिए वी गिव अ वन टर्म अंडर वन स्पेक्ट्रम, दीज ऑल कंडीशंस आती हैं। अच्छा, इसलिए उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ओके ओके। तो जैसे मतलब जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, क्या वो अपनी लाइफ में अच्छा कर भी सकते हैं या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बाद भी, या कैसे डील करना चाहिए पेरेंट्स को जब पता चले उन्हें, और इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं मैम? देखिए, अर्ली सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इट स्टार्ट्स विद कि छोटे बच्चों में हम देखते हैं 15 to 18 मंथ से ही हम डिफरेंसेस देखना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा अच्छे से आई कांटेक्ट नहीं देता, बहुत इरिटेटिंग बिहेवियर करता है, सोशल नहीं हो पाता, अपनी ही दुनिया में अपने ही टॉय से खेलता रहेगा रादर देन मिंगलिंग अप विद द सोसाइटी। कौन आया उसे अटेंड नहीं करना, उसे किसी से मतलब नहीं होता, वो अपने ही जोन में खेलता रहता है। कम्युनिकेशन में 2 साल का बच्चा बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करता तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बट वो कमांड्स भी फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उससे कहें आओ बैठो, विल नॉट रिस्पॉन्ड, वो अपने ही जोन में बैठा रहेगा और उसे किसी से फर्क नहीं पड़ेगा। सेंसरी इश्यूज होते हैं, हर कपड़े को नहीं पहनना, किसी के टच को नहीं करना, हर चीज नहीं छूना, दीज आर द थिंग्स। एंड बाय द एज ऑफ 3 years हम उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें 3 years तक मोस्टली माइलस्टोन्स डेवलप हो जाते हैं और हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बीइंग पेरेंट्स, हमको कैसे हम आइडेंटिफाई करें पेरेंट्स को, जब हम बताते हैं कि जब आपका बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा, आंख नहीं मिला रहा है आपसे, जनरली हम कोई भी चीज सीखते हैं तो देख के सीखते हैं, बट जब हम आई कांटेक्ट दे नहीं रहे तो वो कुछ और सीख भी नहीं रहा। खाना खाने में प्रॉब्लम है, नहाने में प्रॉब्लम है, कपड़े पहनने में प्रॉब्लम है, बाहर जाने में उसको इरिटेशन होती है, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं। जब ये सारी कंडीशंस देखें, लैंग्वेज वो पूरी अप्रोप्रिएट नहीं ले पा रहा, कमांड्स फॉलो नहीं कर रहा, तो देन यस ऑफ कोर्स हम उस जगह एक क्वेश्चन मार्क राइज होता है कि कहीं कोई दिक्कत तो है। एंड यस, हम एक और तरीका अपना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई चाइल्ड इज ऑफ 2 years, 2 साल का मेरा बच्चा है, देन आई कैन कंपेयर विद अदर 2 years चिल्ड्रन। कि क्या ये बाकियों की तरह हमारा बच्चा चल रहा है, क्या जैसे वो बच्चे कर रहे हैं वैसा कर रहा है कि नहीं। इफ यू फाउंड एनी डिफरेंस, देन यस ऑफ कोर्स उस टाइम पे आप तब हमें अप्रोच करना चाहिए, डॉक्टर्स को मेडिकल हेल्थ अप्रोच करना चाहिए। जी। And there was a person I knew. There was a friend rather
उनकी बेटी को ऑटिज्म था और शुरू के 2 साल उनको लगा कि उसको हियरिंग डिसेबिलिटी है, वो सुन नहीं पा रही है। तो how can a parent, you know, differentiate between a, you know, this autistic disability or autism and hearing disability? कैसे पेरेंट कैसे जानेगा? सी इट इज इन डेली रूटीन। आप ऐसा कहीं पे कहीं आप कोई चीज़ गिरती है तो स्टार्ट एंड रिस्पॉन्स देते हैं, हम चौंकते हैं। हाँ जी। इफ अ चाइल्ड इज ऑफ हियरिंग डिसेबिलिटी, वो नहीं सुनेगा उसको, राइट? दिस इज अ डिफरेंस। हम डाउट क्यों करते हैं? बिकॉज हियरिंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा भी एंड ऑटिस्टिक बच्चा, दोनों में लैंग्वेज नहीं होता है। जी। तो डाउट जब हम कॉमन दोनों को एक ही उस पर देखते हैं तो रीजन इज कि बोल नहीं रहा, बट जिसको हियरिंग डिसेबिलिटी नहीं है, ऑटिस्टिक बच्चा, कहीं ना कहीं स्टार्टल रिस्पॉन्स देगा, कहीं ना कहीं आपकी कोई तो आवाज सुनेगा। So it is just your observation, how keen you are observing the child. Okay, all right. And yes, we have different hearing testing, auditory testing. उसमें भी आप clearly diagnose कर सकते हैं whether the child is having hearing disability or autism. Okay, all right. That's nice to know कि ये डिफरेंशिएट करना इजी हो जाता है। इट इज वेरी इजी एज यू सेड। मतलब ऑब्वियसली अगर कुछ गिर रहा है तो आवाज तो हुई छोटे में बच्चा उठ जाएगा, अगर सुन रहा है तो वो उठ जाएगा। पर्टिकुलर दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द, समटाइम्स ऑटिस्टिक चिल्ड्रन आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द एड्स। हाँ जी। कोई चीज घूमती दिखाई दे रही है या एरोप्लेन चलता दिखाई दे रहा है तो वो कहीं भी अंदर होंगे उस एरोप्लेन को देखने आएंगे, या रिवॉल्विंग चीजों को देखना, उसकी पर्टिकुलर साउंड को करना। एंड देयर इज सेंसरी इश्यूज आल्सो, हाई वॉइस को या हार्श वॉइस को दे डू दिस स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट, तो कहीं ना कहीं हेयरिंग है उनके पास। It will somewhere. I mean, I don't know how correct, how right it is. लेकिन जैसे ना, I was before I came here, I was watching some videos and about autism only. तो उसमें ना एक जगह I heard कि बच्चे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो बहुत माइन्यूट चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो बिगर पिक्चर नहीं देखते हैं जैसे हम लोग नॉर्मली बिगर पिक्चर पहले देखते हैं और माइन्यूट चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। सो इज इट? Yes, they have very particular gaze. They don't involve with the environment. जहाँ वो बैठे हैं वो उतना एरिया देख लेंगे. So yes, of course, they'll see the minute things. But and if the environment is disturbed, वो उसको जल्दी ऑब्जर्व करते हैं. If this room is structured, रोज ऐसा ही है तो वो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे. But इसमें कुछ भी आप ऐड ऑन कर देंगे, yes, they can identify and they feel irritated कि कुछ चेंज क्यों हुआ. They are very particular about the structured environment. अच्छा, all right. Well, with your experience, like आपने 2 books भी publish की हैं and you know you've been working for so long. तो जैसे पेरेंट्स के लिए क्या अर्ली साइंस हो सकते हैं और वो कैसे डायग्नोज करें और उसको कैसे डील करें? डीलिंग इज वेरी डिफिकल्ट विद सच चिल्ड्रन. तो हाउ वुड यू एडवाइस पेरेंट्स टू डील विद देम? पेरेंट्स जब डायग्नोस होता है या जब आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है, तो दे जनरली अप्रोच द हॉस्पिटल्स, इधर न्यूरोलॉजिस्ट को, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट एज वेल. वहाँ पे उनको सारी चीज़ें ट्रेन करी जाती हैं, पेरेंट्स को गाइड किया जाता है. अभी हमारे यहाँ पे उतना अवेयरनेस नहीं है एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर सेलिब्रेटिंग दिस ऑटिज्म डे, जस्ट टू स्प्रेड द अवेयरनेस कि दिस इज अ कंडीशन एंड पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए. अभी आफ्टर कोविड वी हैव वेरी मच इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑटिज्म. द रीजन इज वर्चुअल ऑटिज्म, एक बहुत अच्छा नया टर्म आया है. इसमें जस्ट बिकॉज ऑफ द मोबाइल एक्सेस, मोबाइल एक्सपोजर, बच्चे ऑटिज्म डेवलप कर रहे हैं. सो द डेवलपमेंट अप टू 1 year वॉज ओके. जैसे ही बच्चा सिटिंग अचीव करता है, पेरेंट्स ने उसको मोबाइल पकड़ा दिया एंड लेटर ऑन उसने सोशलाइजेशन बंद कर दिया, लोगों से आई कांटेक्ट बंद कर दिया एंड थ्रू आउट द कोविड पीरियड ये वो चला लंबे तौर पे. एंड आफ्टर कोविड जब दुनिया वापस अपने सेम प्लेटफॉर्म पे आई, उन बच्चों ने सोशल इंटीग्रेशन बंद कर दिया, लर्निंग एक्सेप्ट करना बंद कर दिया. तो वर्चुअल ऑटिज्म जैसी चीज़ें हमें देखनी है, तो पेरेंट्स को वहाँ पे अलर्ट होना पड़ेगा, इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा. द ओल्ड पेरेंटिंग, लाइक जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग थी हमारी कि हमें बच्चों को पार्क में ले जाना है, मिंगल अप कराना है बच्चों को, देन अगेन इंटरेक्शन विद द नेचर, चंदा दिखाना कि चिड़िया दिखाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड अपब्रिंगिंग. एक प्रॉपर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन फैमिली, these days we have concept of nuclear family and both the parents are working. बच्चा क्या करेगा? So joint family concept is very good for socialization. बहुत सारे concept दादा सिखाते हैं, दादी सिखाती हैं,
सो दे नीड एक अच्छा एनवायरनमेंट उन बच्चों को मिलता है. एब्सोल्युटली. सो पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें अप्रोच करनी पड़ती हैं एज अ थेरेपी इन अ थेरेपेटिक सेंस. सो क्या इसके लिए कोई थेरेपीज भी अवेलेबल हैं? यस, इट्स अ कंप्लीट होलसम टीम जो इनको बच्चों को थेरेपी प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल फॉर बिहेवियरल एनालिसिस एंड ऑल साइकोलॉजिस्ट पूरा ये पैटर्न पे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस पॉलिसी वो थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं. इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है आपकी सेंसरी इंटीग्रेशन पे वर्क करते हैं. एडियल एक्टिविटीज़ उनका एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग पे वर्क करते हैं. स्पीच थेरेपिस्ट स्पीच पे वर्क करता है. So the various kinds of therapists, Right. and therapies. Therapies, and it depends on the level of the child. If the child is communicating well, then of course they don't need speech therapist. If the child is intellectually hampered, then yes, of course he needs psychologist there also. तो मतलब स्पेक्ट्रम में जिस भी प्रॉपर प्रॉब्लम में फॉल कर रहा है उस तरह का थेरेपिस्ट अवेलेबल है. ऑलराइट. अच्छा, जैसे स्कूल्स में आई हैव हर्ड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन गेटिंग एडमिशंस फॉर सच चिल्ड्रन. तो कैसा, क्या पहले प्रॉब्लम्स होती थी अब नहीं होती है या अभी भी है? सो व्हाट एक्चुअली द सीन इज? Earlier in schools we have a concept था कि स्पेशल स्कूल होता है, बच्चा स्पेशल है, then they need only special school. हाँ जी. और हमारे ऑटिज्म में देखा गया कि मोस्टली किड्स आर नॉर्मल इंटेलिजेंस. तो जब वो स्पेशल स्कूल में जाते हैं तो वहाँ उनके लेवल को मैच नहीं करते बिकॉज दे आर ऑन द हायर साइड. उनकी नीड्स को देखते हुए इंटीग्रेटेड सेटअप स्टार्ट हुए. इंटीग्रेटेड सेटअप्स में वी हैव कंसेप्ट कि हम उनको लंच टाइम पे, प्रेयर टाइम पे या ट्रैवलिंग टाइम जब बस का तो नॉर्मल बच्चों के साथ उसी स्कूल में मिलवाते हैं. एंड रेस्ट ऑफ द टाइम दे सिट इन डिफरेंट क्लासेस. देन नाउ अब एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज इंक्लूसिव सेटअप, जिसमें बच्चा सेम क्लास में नॉर्मल बच्चों के साथ रहता है एंड एक वन शेडो टीचर और असिस्टेड टीचर, वी कैन से रिसोर्स टीचर, अच्छा. वो उसको असिस्ट करता है जिस कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है या सोशल उसमें प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को इंटरेक्ट करने में या टीचर से क्वेश्चन पूछने में, वो हर जगह उनको हेल्प करता है. बहुत ही वंडरफुल कॉन्सेप्ट. एंड दीज डेज द गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग दिस कॉन्सेप्ट. आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में ये कॉन्सेप्ट आया है, नॉट ओनली इन द प्राइवेट सेटअप्स. दैट्स रियली कमेंडेबल. हाँ, in Uttar Pradesh also every school has 3 or 4 shadow teachers in for these kids. वाओ, दैट्स वंडरफुल. लर्निंग डिसेबिलिटी भी होता है, उनको लिखने में प्रॉब्लम होता है, सेंसरी इशू है तो वो पेंसिल नहीं पकड़ेंगे, तो उनको किस असिस्टिव एड के साथ लिखवाना है, किस तरह से पैटर्न बनवाना है. सो रिसोर्स टीचर सारी चीज़ें उनको ट्रेन करते हैं अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट उनके चल रहा है. There were 2 people whom I knew long back, like they had these autistic children. उन लोगों में बहुत प्रॉब्लम आई थी एडमिशन में. तो अब ऐसा कोई सीन नहीं है. एडमिशन में प्रॉब्लम अभी भी है बिकॉज द रेट ऑफ डिसेबिलिटी इज इंक्रीजिंग एंड फैसिलिटी जो भी मिल रहा है वो अभी भी लिमिटेड है. एवरी स्कूल इज हैविंग हार्डली 10 सीट्स अगर हम कहें, तो उसमें अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है. बट येस, पेरेंट्स को अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, अप्रोच ज़्यादा हो गया है. एंड अभी तो काफ़ी सारे बोर्ड्स ने राइटर्स वगैरह भी हेल्प करवा दिया है कि 10th और 12th के बच्चे दे कैन अप्रोच फॉर अ राइटर्स हेल्प, तो वो बोल दें और एग्जाम कोई और लिख दें. बहुत सारे ओपन डिस्टेंस लर्निंग आ गया है जिसमें आप इजी सब्जेक्ट्स के थ्रू उनको 10th एंड 12th करा सकते हैं. द ओनली पर्पस इज टू मेल स्ट्रीमिंग द चाइल्ड इन द सोसाइटी, कि हम उनको कैसे मेल स्ट्रीम करें, कैसे उनको इंडिपेंडेंट करें. जी. एज यू टॉकिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, तो क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पॉसिबल है ऐसे बच्चों के लिए? Yes, I have worked with these kids and financial independence मैंने देखा है. They are like up to the age of 15 we train them in their skills, like ADL एक्टिविटीज, अपना एक्टिविटीज जो रोज का उनका काम है वो अपना कर लें, ड्रेसिंग अप, बेदिंग, ईटिंग, राइट. कोई सेंसरी इशू है वो भी हम सॉर्ट आउट करते हैं सभी लोग. देन आफ्टर 15 वी डेवलप द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी कंसेप्ट, कलर कॉन्सेप्ट्स, शेप कॉन्सेप्ट्स, ये सारा उनको बेसिक स्किल्स सिखाते हैं, हाउ टू डील विद द पीपल, सोसाइटी, सोशलाइजेशन. एंड देन ग्रेजुअली वोकेशनल ट्रेनिंग, जो भी बच्चे का स्किल है. फॉर एग्जाम्पल इफ द चाइल्ड इज गुड इन कंप्यूटर्स, तो हम उसको उसमें ट्रेन करते हैं. एंड देन वी फाउंड मेनी प्लेसेस, स्पेशली इन बिग सिटीज, नाउ द पीपल आर मेल स्ट्रीमिंग इन रेडियो चैनल्स और इन होटल्स, दे आर डूइंग गुड जॉब देयर. Yes, of course, they need a particular environment. Hotels, like, as in how? How come hotels? Like, what kind of work? As a chef or as a on the front desk, they are doing well. Okay, wow, as a chef as well. Yes. That's really wonderful, yeah. Okay,
So when the financial independence is not a problem, and you know there was a person I was talking to, and he said कि जो autistic बच्चे होते हैं और autistic people होते हैं, they make very good employees. Is that? Yes, they are very disciplined. They don't know how to break the rules, so they are good employees. उनको जो स्ट्रक्चर दे दिया, जो काम दे दिया, they are keen, very honest for their work, and what is They don't know how to break rules. That's a good point. So they are ultimately a good employees. Yeah, right. And it's good if they are gaining financial independence. जब आता है तो confidence भी आता है, society से deal करना भी आता है. When they every day they are meeting new people, तो in that sense कभी-कभी तो diagnose करना भी tough हो जाता है कि whether that this person is autistic or the normal one. इतना difference करना भी tough हो जाता है. So it's all about the intervention part कि कितना अच्छा intervention हुआ है उसका, कितनी अच्छे therapeutic skills उसको दिए गए. Okay. तो अच्छा, पेरेंट्स का कितना कंट्रीब्यूशन होता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का कितना कंट्रीब्यूशन होता है इन देयर डेवलपमेंट? आप if we say कि स्टार्टिंग से फर्स्ट स्कूल मदर होती है, नो तो फॉर एवरी चाइल्ड है. सो सेम विद द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन. एंड पेरेंट्स को जब तक अवेयरनेस नहीं होगा वो अप्रोच नहीं करेंगे कि उन्हें जाना कहाँ है, कहाँ से हेल्प लेना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स को अलर्ट होना पड़ेगा फॉर देयर माइलस्टोन्स कि वेदर द चाइल्ड इज गेटिंग नॉर्मल डेवलपमेंट और नॉट, राइट. एंड देन जो भी हम थेरेपेटिक प्लान्स देते हैं वो घर पे भी टेक ओवर तो करने पड़ेंगे, बिकॉज इट्स नॉट अ 1 hour शो. उनके एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें बिल्ड करना पड़ेगा, उनको हर चीज ट्रेन करनी पड़ेगी. हर जगह थेरेपिस्ट या टीम, मेडिकल टीम नहीं जाएगी, वहाँ पे पेरेंट्स होंगे, राइट. तो उनको काम करना होगा. एजुकेशन सिस्टम हेल्प करता है उनको इंडिपेंडेंस नॉलेज में कि कैसे वो अपनी कोई स्किल को डेवलप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आपके एकेडमिक्स में, ट्रेनिंग में, वोकेशनल ट्रेनिंग्स में या एकेडमिक्स में. सो सबका अपना अपना परसेंटेज है एंड ऑल आर इम्पोर्टेंट. ओके. तो जैसे एक तो शेफ हो गया कुकिंग के लिए, कंप्यूटर्स हो गया, और क्या क्या एरियाज में रेडियो स्टेशंस पे प्लेस्ड हैं कुछ लोग ओपन जहाँ पे भी फ्रंट डेस्क वगैरह रिक्वायर्ड है, या फ्यू एनजीओज आर एम्प्लॉइंग देयर चिल्ड्रन, जिनको भी वो ट्रेन कर रहे हैं वो उनको वहीं पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दैट इज अमेजिंग वर्क दैट दे आर डूइंग. In fact, big hotels, disability sector में Lemon Tree hotel है, they are doing well. Lemon Tree hotel. So they are approaching these kids for. They need an applause for that. Many NGOs are doing their educational setups. वो अपना production release करते हैं तो उसमें उनको involve करते हैं. They give them salaries. So it's a kind of financial independence. Okay. And you have seen कहीं पे आपको स्टॉल्स दिखेंगे एनजीओस के, दिवाली मेला और न्यू ईयर या क्रिसमस. वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बच्चे ही बनाते हैं, उनको ट्रेन करा जाता है. एंड इट इज नॉट इजी टू ट्रेन देम. एक दिए में भी कलर करना, इमेजिन अ चाइल्ड विद सेंसरी इश्यूज और उसको वो पूरा कलर करना सिखाते हैं, या उनको बुक्स का पेपर बैग्स बनाना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं. सो वो सारे स्टॉल्स पे उनका काम होता है एंड इन रिटर्न दे गेट द सैलरी. Oh wow. Learning as well, yeah, learning as well. That's fine. So if after parents, because this condition is not curable, not completely curable, so only manageable or treatable, you can say. Achha. So even beyond the life of parents, if the child is financially independent, he can live with his brothers, sisters, or किसी के साथ भी वो रह सकते हैं. It is very important कि उनको सारी चीजें आनी चाहिए. Yes, of course, the level of disability is also important कि किस level का autism है, the level 1 is there or level 5 is there, depends on the, and what are the conditions included in that. So what are the causative factors? इसका मतलब क्या reasons क्या है, क्यों develop होता है autism, उसको क्या prevent किया जा सकता है किसी भी तरीके से? One is genetic, कि किसी को घर में है तो वो चला आ रहा है, genetic hereditary pattern है. Second is ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी किसी तरह की मदर को कोई फैक्टर इंट्रोड्यूस, जैसे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, या ओबेसिटी है, या ओवर एज है पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, या किसी तरह का अल्कोहल या स्मोक का एक्सपोजर है, एक्सरे एक्सपोजर है. मेनी कॉजेज आर देयर. सो इन दैट सेंस ऑल्सो दे डेवलप. एंड देन पोस्टनेटल में हम वर्चुअल ऑटिज्म, जैसे मैंने बताया, मोबाइल एडिक्शन या स्क्रीन एक्सपोजर, अभी इसको इंक्लूड करा गया एज वन ऑफ द कॉजेटिव फैक्टर. These are the things जो ऑटिज्म. तो प्रीनेटल जैसे क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं? मदर की हेल्थ को
कॉन्शियसली नोट किया जाए. फॉर एग्जाम्पल इन इंटीरियर्स, इन रूरल एरियाज वी डोंट हैव एंटीनेटल चेकअप्स. मदर का ब्लड प्रोफाइल कैसा है, मदर का डाइट कैसा है, मदर कितने, कभी कभी होता है कोई भी दवा खा लेते हैं, उनको कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो वो दवा खा लिया बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन से. यस, सो दीज आर द थिंग्स. देन किसी तरह का इंजरी ऑफ फॉल तो नहीं. या इन हाई प्रोफाइल सेक्टर्स मदर हैड टेंडेंसी ऑफ ड्रिंकिंग एंड स्मोक. So again, it's obesity is there. Yeah, these days we have trend of late marriages and then late conception of the child. So these are creating Down syndromes and autistic. These are increasing the rate of Down syndromes and autistic children. You just mentioned Down syndrome, and there's one thing I heard, Asperger's syndrome. So, क्या difference क्या होता है दोनों में, autistic? Asperger is same with the like autism. It's a mild form of autism, you can say. But in Downs it is a chromosomal mutation. इसमें बच्चे का फेस बिल्कुल अलग होगा. They have hampered intelligence, impaired intelligence होगा, and they have particular facial traits. Hemoglobin maybe almond shape eyes, flat nasal bone. These are the things. And antenatal में उनको हम diagnose कर सकते हैं. Down syndromes को we can diagnose very easily during the prenatal checkups. So how important is early diagnosis? कि early diagnosis कितना important होता है? अर्ली डायग्नोसिस, जैसा मैंने कहा कि 15 to 18 मंथ से हमें पता लगने लगता है कि बच्चे में दिक्कत है. जिनको नहीं पता लगता और वो अप्रोच नहीं करते किसी भी थेरेप्यूटिक अप्रोच या मेडिकल अप्रोच, तो उसमें हमें बाद में जब हमारे पास बच्चे आते हैं 10-12 साल पे, तब तक ब्रेन मेच्योरिटी डेवलप्स. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि कच्ची मिट्टी को ढालना इज वेरी इजी, आसान है ना. तो अप टू 8 years तक भी से कि ब्रेन डेवलप होता है पूरा, ऑल द थिंग्स डेवलप. जब 8 साल के बाद कोई हमारे पास आएगा और कहेगा कि दिस इज द कंडीशन, नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन, तो सोल्यूशन तो हम दे देंगे, बट उसको अप्लाई करना इज लिटिल टफ, मुश्किल हो जाएगा. तब तक ब्रेन मैच्योर हो चुका होता है, ऑलरेडी पढ़ चुकी होती है. एक एज भी होता है जहाँ वो एक्सेप्ट कर लेते हैं बच्चे जल्दी, है ना. देन अगर 12-15 साल पे बच्चा आया तो उसके बिहेवियरल इश्यूज भी इतने बढ़ चुके होते हैं कि कोई भी चीज़ आपको सिखानी हो जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा. हार्मोनल रश होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और क्रिएट होती हैं एज पर जैसे बाकी बच्चों में, नॉर्मल बच्चों में टीनेज आता है, ऐसे इनमें भी आता है. तो वो एक्सेप्टेंस भी जल्दी नहीं करते, पेरेंट्स की बात जल्दी नहीं मानते, मोल्ड नहीं होते, और स्टबर्न में थेरेपीज और डिफिकल्ट हो जाती हैं. फिर हर एज के अकॉर्डिंग हमारे माइलस्टोन थेरेपीज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल छोटा बच्चा है तो उसके बाकी माइलस्टोन्स पे हम वर्क करते हैं. इफ द चाइल्ड इज ऑफ 10 years तो हम उसके एजुकेशन पे या उसके स्किल ट्रेनिंग पे भी वर्क करते हैं. बट इफ द चाइल्ड इज चिल्ड्रन इज एट ऑफ एज 18-15 यंग एडल्ट जो बोलते हैं, तो हम उस पर वोकेशनल अप्लाई करते हैं. एज वाइज थेरेपीज होते हैं, एज वाइज सेग्रीगेशंस होते हैं. तो हम फिर हमारे लिए भी टफ होता है कि हम इनको अब क्या सजेस्ट करें. चैलेंजिंग. 10th फ्लोर बिल्डिंग, तो आप सीधे 10वें माले पे जंप करने के लिए, और पेरेंट्स इतना तब तक परेशान हो चुके होते हैं, थक चुके होते हैं कि अब हम क्या करें. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें जितना जल्दी आइडेंटिफाई कर रहे हैं उतना जल्दी लाएं. जनरली पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं कि अगर 3 साल में बच्चा नहीं बोला तो 5 में बोल जाएगा. इसके फादर लेट बोले थे तो शायद ये भी लेट बोलेगा. अरे आंख नहीं मिलाता, शर्माता है. बट नहीं, प्लीज पे अटेंशन टू दीज सिम्पटम्स. इरिटेट होता है, घबराता है कि नहीं माँ बाप अकेले रखते हैं इसलिए शायद रो रहा है, बट ऐसा नहीं है. उसको कहीं ना कहीं अगर सेम बिहेवियर कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी बनाए हुए तो उसको प्लीज नोट डाउन करिए एंड उसको it is important डॉक्टर करिए कि क्या discuss with consultant. All right, okay. So parental education is very much important, and being psychologists are not only treat these kids, families as well as important. मदर को वही चीज समझाना, किसी पेरेंट को ये बताना कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद देयर. सारे पेरेंट्स तो गिव अप कर देते होंगे ना, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता. स्पेशली दोज हु आर वेरी हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स, उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इस तरह का, वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं. ओह माय गॉड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंसिल देम कि आप इस चीज को समझिए, देयर इज अ कंडीशन एंड यू हैव टू डील विद दिस कंडीशन. इतना हार्श रियलिटी होता होगा उनके लिए. तो एंड कभी कभी एक्सेप्टेंस नहीं होता है, फिर 2-3 सेशंस के बाद एक्सेप्टेंस आता है कि अच्छा ऐसा अदर पेरेंट्स विल लीव देयर चिल्ड्रन बिकॉज़ ऑफ दिस. ऐसा नहीं है क्या? ऐसा होता है. डिपेंड्स कि
किस सिनेरियो से पेरेंट्स आ रहे हैं. आई हैड वन एक्सपीरियंस. आई वाज व्हेन इन माय कॉलेज डेज देयर वाज अ फैमिली. जैसे डायग्नोज हुआ बच्चा, उसके बाद वो बच्चे को वहीं छोड़ गए उसी कैंपस में. एंड देन वो he was lost there, बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं. देन फाइनली ही रीच टू द पुलिस स्टेशन. वहाँ से वो हमारे पास वापस आया किसी तरह से. सो यस, देयर आर कंडीशंस जहाँ पेरेंट्स एक्सेप्ट इतना भी नहीं कर पाते एंड दे लीव देयर. Are there laws that parents, or is it is binding for the family to, like, provide them help? It is again, it is similar important कि बच्चे का ट्रीटमेंट as well as the family part. देन पेरेंट्स के साथ साथ अगर इफ दे आर इन जॉइंट फैमिली तो इनके ग्रैंड पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता हमारी फैमिली में. उन सबको भी काउंसिल करना. वन सिंगल पेरेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड 5 थिंग्स वन डे में. अगर 5 तरह की ट्रेनिंग देनी है उस बच्चे को, स्पीच थेरेपी भी देना है, देन आपको राइटिंग भी सिखाना है, उसको ईटिंग स्किल्स भी, तो एक मदर के लिए इट्स वेरी टफ. It is indeed. घर में 5 लोग हैं, पांचों को एक एक काम दे दिया जाए तो उस बच्चे का काम भी हो जाता है, थेरेपी भी हो जाता है, इजी भी हो जाता है, टास्क डिवाइड हो जाता है. सो होल फैमिली सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट. How troublesome, how difficult it becomes for a family to handle such situation? क्या aspects होते हैं difficulties के, like, financial or See, first thing which we see the level of severity. Whether the child is mildly severe या profoundly severe, bedridden बच्चा भी है. So it depends on the level of severity first. Then yes, their resources, कितना वो जाने में सक्षम है सेंटर्स पे या थेरेपीज लेने में या खुद कराने में. If both parents are working, they are earning their livelihood, तो कितना टाइम है उनके पास उस बच्चे के लिए, राइट, कितनी प्रायोरिटी पे है वो बच्चा. देन फाइनेंशियल क्रंचेस भी हैं, एवरीडे कहीं जाना, कम्यूट करना. इफ द पेरेंट, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं बहुत इंटीरियर से आते हैं, कभी नेपाल से आ रहे हैं, कहीं दूर दूर से आ रहे हैं. सो बस में ट्रैवल करना, बच्चे को साथ लाना. इफ पेशेंट इज अ बेड रिडन पेशेंट, उसको लाना बहुत टास्क है. सो ये सारे चैलेंजेस होते हैं. कितने लोग उसको डील कर पाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से मैनेज भी हैव. मेनी पेरेंट्स, इनफैक्ट सिंगल पेरेंट भी हैं हमारे पास एग्जांपल्स जो बहुत अच्छे से बच्चे को डील कर रहे हैं. एंड वी आर फाइंडिंग चेंजेस, उनमें अच्छे चेंजेस आ रहे हैं. दे आर होपिंग वेरी. Hats off to them. बट दैट इज अगेन द अवेयर पेरेंट, A lot of courage. यस ऑफ कोर्स. तो अगर हम लोग स्कूल्स की बात करें, एजुकेशन की, और एक पहले स्पेशल क्लासरूम सेटिंग हुआ करता था, रेगुलर क्लासरूम सेटिंग की अगर बात करें, क्योंकि आपने इंटीग्रेटेड कोर्सेज की बात की, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इन बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चों को? एज आई सेड, आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम होता है तो दे आर वेरी नॉट हैबिट ऑफ हैविंग कि टीचर ने बताया तो एकदम उनको आई कांटेक्ट दें, या साथ वाले बच्चों को, पीयर्स जो है उनके क्लासरूम में, उनको साथ बात करने में अच्छे हों. दे हैव लैंग्वेज प्रॉब्लम तो अपनी बात को बताना पूरी तरह, या कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम है तो वो सामने वाले क्या कह रहे हैं उस बात को समझना. इमोशनल, दे आर कॉम्प्रोमाइज, तो इमोशनली क्या बात कहनी है, कैसे कहनी है. दे आर फीलिंग हैप्पी तो कैसे बताना है, दे आर फीलिंग लो तो कैसे बताना है. तो फ्रेंड्स नहीं होते इनके बहुत सारे. एंड जो एज होती है स्कूल एज, उसमें बुली भी करते हैं बच्चे, तो वो सभी अप्रिशिएट नहीं करते, ये ले नहीं पाते, एक्सेप्ट नहीं करते. तो वहाँ एग्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, सेंसरी इश्यूज होते हैं. नोटबुक का पेपर पसंद नहीं है, जल्दी से टर्न अप करना, या यूनिफॉर्म को पसंद ना करना, शूज को कैरी नहीं करना, लेसेस बांधना ना आना, फाइन मोटर स्किल्स भी कभी कभी इन्फेक्टेड होते हैं. बटन्स अनबटनिंग, जिपिंग अनजिपिंग, ये सारी इश्यूज होते हैं. रेपो बिल्डअप बहुत अच्छा नहीं करते हैं बिकॉज दे इन्वॉल्व इन देयर ओन वर्ल्ड. तो उन्हें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस, शोर पसंद नहीं होता. एंड क्लासेस प्लेस जहाँ पे बहुत शोर होता है, लाउडली बच्चे बोलते हैं, तो वो शोर को पसंद नहीं करते हैं. तो दीज आर द थिंग्स जहाँ चैलेंजेस हैं उनके लिए क्लासरूम में. बट शेडो टीचर इज द वन जो उनको हेल्प करता है इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को डील करने में. वो हर तरह से उनके कंसेप्ट्स को भी क्लियर करने में. जो एक्चुअली अगर हम पढ़ाई को लें तो हमारा जो सिस्टम है अभी बहुत सारा चेंज हुआ, ई लर्निंग आया है या 3D कंसेप्ट्स आए हैं. बट अर्लियर इट वाज अ प्लेन ब्लैक बोर्ड और बच्चा नोटबुक में लिखता था.
इन ऑटिज्म हम बच्चों को विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल सारे सेंसेस पे वर्क करके कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। इफ वी आर टीचिंग देम अवर कॉन्सेप्ट अबाउट एप्पल, तो एप्पल को खिलाना, एप्पल को दिखाना, एप्पल को टच कराना, वो सारा काम फिर रिसोर्स टीचर करता है। जो टीचर ने बोर्ड पे करा, रिसोर्स टीचर उसको वो सारे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू easy कर देता है। Those are wonderful concepts. Should be done for all the children. But these days they are introducing ना the concepts जो है उसमें अब यही है कि they are in fact in all playgroups you see that these sensory classes. हाँ जी, हाँ जी. They have mirrors, they have sensory toys, different type grass. अभी क्यों पार्क में ले जाके पार्क को समझाया जाता है? This is the reason 80% we get through visual Yeah, true. information है ना, then auditory, then smell, all senses। तो sensory तो compromise है इन बच्चों का। तो जब भी हम सारे inputs इनको देते हैं, then in individual activities इन बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि सुबह तैयार होना है या हेयर कट करना है या ब्रशिंग करना है। इट इज नॉट इजी कि ऑटिस्टिक बच्चा जल्दी से ब्रश कर ले। Okay. तो उसको पूरा सेंसिटाइज करा जाता है उस चीज के लिए, उस स्किल के लिए। तो इसमें सारा थेरेपेटिक इनपुट्स दिए जाते हैं उसको। स्कूल में शेडो टीचर, घर पे थेरेपीज पार्ट सारा, देन वी कैन से कि हाँ नाउ द चाइल्ड इज विद द मेन स्ट्रीमिंग पार्ट। So it's not easy. Seriously, I've seen like there are people who bully the autistic children. तो they make mockery of them, मजाक उड़ाना, bully करना। तो क्या इसके लिए हम लोग सोशल अवेयरनेस नहीं रेज करते हैं कि people should start behaving themselves also? Like उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? उसके लिए जैसे कि हम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्कूल्स में अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं। जब भी हम किसी भी इंक्लूसिव सेटअप में शेडो टीचर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ बच्चों को भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं एंड उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं कि हम बच्चों की हेल्प करें रादर देन मेकिंग नौकरी या उनको बुली करने की जगह जहाँ उनको प्रॉब्लम आ रहा है उनको असिस्ट करें। मे बी एट द टाइम ऑफ रिसेस उनको बाहर साथ में लेके जाए, या खाना खाने में प्रॉब्लम है तो उनको हेल्प करें कि हाउ टू ईट, इधर मेकिंग बाय मेकिंग अ रोल उनको हेल्प कर दें, या लिखने में प्रॉब्लम है। तो अभी जितनी भी जनरेशन जी आ रही है ये सारे लोग हेल्प कर रहे हैं। इनफैक्ट and one more thing, they have visit to NGOs. इनके करिकुलम में visit to NGOs होता है, जैसे कैंसर पेशेंट्स के लिए भी है। जैसे कैंसर पेशेंट का अवेयरनेस होता है, टीबी का अवेयरनेस होता है, पोलियो का होता है, सेम विद द ऑटिज्म एंड डाउन सिंड्रोम्स। इन बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को NGOs के विजिट कराए जाते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इनफैक्ट वी हैव आल्सो स्कूल्स, हमारे हॉस्पिटल्स में भी आते हैं देखने के लिए कि कैसा वर्क होता है डिसेबिलिटी सेक्टर में। सो दिस इज अ बिग स्टेप जो आजकल लिया जा रहा है। सो नाउ द कंसेप्ट एंड द थिंकिंग इज चेंजिंग, माइंडसेट सब हो रहा है। कई बार ऐसे कुछ ऑटिस्टिक बच्चों में हिटिंग बिहेवियर देखा जाता है, तो इज देयर अ वे टू कंट्रोल ऑल दीज और वेरियस काइंड्स ऑफ बिहेवियर? कोई इधर उधर देखना या कुछ भी, व्हाट इज बिहेवियर इश्यूज होते हैं, हिटिंग होता है, हेडबैंगिंग होता है, शाउटिंग होता है, स्पिटिंग होता है, सेल्फ इंजरीज हार्म, सेल्फ हार्म वाले, सेल्फ पिंचिंग है, सेल्फ बाइटिंग है, ये सारे बिहेवियर्स होते हैं। सो वी हैव पर्टिकुलर अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस कि बिहेवियर का रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बिहेवियर, हाउ मेनी टाइम्स द बिहेवियर इज आकरी एंड हाउ कैन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेल्फ हार्म भी होता है। सेल्फ हार्मिंग भी होता है। इन द चाइल्ड इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज थिंग्स, उसे कुछ चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, बहुत करने के बाद भी उसको नहीं आ रहा कि कैसे एक्सप्रेस करना है, देन ये सब कॉज सेल्फ हार्मिंग भी है। लोग नहीं समझ रहे, लोगों को नहीं समझ रहा, तो इन दैट सेंस वो कहीं ना कहीं तो एग्रेशन शो करेगा जी। एंड समटाइम्स इट इज अ ट्रेन बिहेवियर, लर्न बिहेवियर भी होता है कि उसने कुछ मांगा, हमने उसे आराम से नहीं दिया, बट जैसे ही उसने हेड बैंग करा हमने दे दिया, देन ही लर्न कि जब भी मैं हेड बैंग करता हूँ मुझे चीज मिल जाती है। सो ये भी होता है। सो वी हैव टू चेक वेदर इट इज अ बिहेवियरल इशू और अ लर्न बिहेवियर, Not to reward the wrong behavior. not to reward the wrong behavior, exactly. Okay. So Right. ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। हिटिंग है, पुशिंग है, थ्रोइंग है, दे थ्रोज टेम्पर टेंट्रम्स, सारी चीजें। एंड पेरेंट्स को व्हेन दे गो इनटू द सोसाइटी फंक्शंस में सारे इश्यूज आते हैं। जैसे कि आपने बोला कि कोई मेडिकेशन नहीं होता है, ये नहीं कि गोली खिला दिया और द थिंग इज क्योर्ड। तो कोई क्योर नहीं है, कोई मेडिकेशन इसका नहीं है, तो हाउ, आई मीन इज देयर अ डाइट और समथिंग लाइक कुछ कोई तरह से हेल्प कर सकता है इसमें? ड्रग थेरेपी में ओनली वी हैव ड्रग्स फॉर हाइपर एक्टिविटी एंड एग्रेशन, जैसे मैंने पहले बताया।
डाइट में अभी न्यू कॉन्सेप्ट्स आए हैं कि ग्लूटेन फ्री डाइट, जहाँ पे हम ग्रेन्स को अवॉइड कर देते हैं, गेहूं है, इस तरह की चीज़ें कम देना। देन लैक्टोज फ्री डाइट, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर देते हैं, शुगर को अवॉइड कर देते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं डायरेक्ट ग्लूकोज इंक्रीजेज द हाइपर एक्टिविटी लेवल। तो फॉर हाइपर एक्टिव चाइल्ड हम शुगर को अवॉइड कर देते हैं या जंक फूड्स को अवॉइड कर देते हैं। तो रिजल्ट्स दिखते हैं, बट इट इज नॉट लाइक कि दिस इज द पर्टिकुलर ट्रीटमेंट 100% क्योर हो जाएगा, बट येस ऑफ कोर्स दे एड ऑन इन द ट्रीटमेंट। जैसे आपने बताया शुगर हाइपर एक्टिविटी बढ़ाता है, तो ग्लूटेन और लैक्टोज क्या करता है? क्या अगेन अ कार्ब, again a carbs Foreign glucose. Yeah, indirectly they are taking ग्लूकोज ही ले रहा हो, राइट? सो टू डिक्रीज द लेवल ऑफ hyperactivity. It's really wonderful. or we involve them in the physical. If the child is very hyperactive, उसके अंदर एनर्जी है, तो इधर शुगर को डाउन करते हैं एंड वी चैनलाइज द एनर्जी। उसको ऐसा फिजिकल वर्क देते हैं जिसमें वो एनर्जी को चैनलाइज कर ले तो काम डाउन हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द थेरेपेटिक प्लान। हम कौन सा बच्चा हमारे पास आया, किस प्रॉब्लम को, वी प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम्स, देन अगेन वी प्रायोरिटाइज द गोल्स। पेरेंट्स को सबसे पहले क्या चाहिए, ये बच्चा बैठता ही नहीं है तो हम आगे सिखाएंगे क्या? तो रादर देन मेकिंग कि उस खाना पहले का है, हमें उसे पहले बिठाना पड़ेगा। सो सारी चीजें हम सेग्रीगेट करते हैं, द प्रायोरिटीज, देन गोल्स एंड द टाइम लाइन, कि कितने दिन में कितना वो सीख पाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी मेक द थेरेपेटिक प्लान्स। क्या कुछ फेमस ऑटिस्टिक पीपल रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा किया? जैसे I was, Albert Einstein, I think so. he's a bright intelligence, and yes, उनको socialization में problem था, he was not very friendly with others, but he's perfect in his work, because as I said कि हर किसी में intelligence compromise नहीं होता, impaired नहीं होता। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी या आइजैक न्यूटन, ये लोग भी ऑटिस्टिक रहे हैं और कितना अच्छा किया इन्होंने जीवन में। I was listening to Zachary Betts. He is a very motivational speaker and he himself is autistic. So it was very surprising to me when I heard about all this. तो तेरे इसको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। No, not at all. In fact, अच्छे से अगर डील करते हैं तो they'll get अचीवमेंट इन देयर गोल्स। सारी चीज़ें अचीव होती हैं, बच्चा इंडिपेंडेंट होता है एंड पेरेंट्स की लाइफ भी इजी होती है वाइल डीलिंग विद द चिल्ड्रन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अवेयरनेस हो एंड दे वर्क ऑन इट। Absolutely, right. Well, that's a very good thing that you told कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और सर आइजैक न्यूटन जैसे लोग भी ऑटिस्टिक रहे हैं और उन्होंने कितना कुछ अपने जीवन में किया। तो इससे हम लोगों को ये भी पता चलता है कि ऑटिज्म इज़ नॉट अ ट्रेजेडी। ऑटिज्म कभी ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि जो उसके लिए इग्नोरेंस है या जो हम लोग को जानकारी नहीं है वो ट्रेजेडी है। सो वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस एंड वी शुड नो व्हाट ऑटिज्म इज एंड हाउ टू डील विद इट। ऑटिज्म बेसिकली मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये फिंगरप्रिंट्स की तरह है, सब में यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, सब में यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग तरीके की, और उनकी अच्छी ट्रेड्स पे वर्क करके उनको बहुत काबिल बनाया जा सकता है। सभी में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, हम लोग भी स्ट्रेस्ड होते हैं तो कभी फिजिट करने लगते हैं फिंगर्स, कभी इधर उधर देखने लगते हैं। तो सिमिलरली ऑटिस्टिक बच्चों का भी अपने आप से स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका होता है, वो फिंगर्स को फिजिट करना या इधर उधर देखने लगना। किसी में ज़्यादा, उन लोगों में बस ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो ज़्यादा इस तरह से इंटेंस इमोशंस दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उनको अलग तरीके से डील करें या उनका किसी भी तरीके से उनका सोशल इंक्लूजन, उनको सोशली हम लोग अपने साथ इंक्लूड ना करें, इंटीग्रेट ना करें। इट इज़ अ मस्ट फॉर अस एज ह्यूमन बीइंग्स, एज अ मैनकाइंड, कि हम लोग पूरा सारे बच्चों को, चाहे ऑटिज्म हो या कैसे भी बच्चे हैं, उनको सबको अपने साथ लेकर चलें और उनको इनकरेज करें अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा करने के लिए। बहुत सारे ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं जो आज बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, be the top 10 businesses, be the top 10 people in sports or the Hollywood people. There are many areas that they're doing wonderful work. So let us raise awareness about autism and let us handle it all together. सारे पेरेंट्स अगर मिलकर हैंडल करेंगे तो ऑटिज्म को हैंडल करना मुश्किल नहीं है। तो इस वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे पर हम लोगों का यही संदेश है कि अपने बच्चे की कमजोरियों को उसकी ताकत बना दो, ऑटिज्म वापस ना आए, उसे इतनी बुरी तरह हरा दो।